हेलो साथियों, नमस्कार। आज मध्य प्रदेश वर्ग 3 2025 के विज्ञान विषय के शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस के अंदर उत्सर्जन तंत्र, जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम इसके अंदर किडनी और किडनी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां जो कि सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर द ट्यूब्स मेड ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर्स। ऐसी ट्यूब जो मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है, जो ट्रांसपोर्ट कराती है यूरिन को टू द ब्लैडर फ्रॉम द किडनी। किडनी से किडनी से गुर्दे से, जिसे वृक्क कहते हैं, वहां से मूत्राशय तक मूत्र पहुंचाने वाली, यूरिन पहुंचाने वाली इन नलिकाओं को आखिर क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो दो किडनी पेयर में हुआ करती है और उन किडनी से ट्यूब निकला करती है, जैसे एक किडनी है, दूसरी है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, और दोनों ट्यूब जाकर एक बैग जैसी स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती है। इस बैग जैसी स्ट्रक्चर को यूरिनरी ब्लैडर या फिर मूत्राशय कहते हैं। अब इन ट्यूब के बारे में पूछा ये क्या है, तो यहाँ पर ट्यूब जो हुआ करती है उनको यूरेटर्स या फिर मूत्र वाहिनी कहते हैं। इन ट्यूब्स को यूरेटर्स या फिर मूत्र वाहिनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, is a distensible hollow muscular sac-like structure located in the pelvis region just behind the pubic bone। हमारे शरीर में जो प्यूबिक बोन होती है, जहां पर आप बेल्ट लगाते हैं, वहां पर अगर देखा जाए तो इस बेल्ट लगाते हैं वहां से ऊपर देखा जाए तो वहां पर एक बोन होती है, इसको प्यूबिक बोन कहते हैं। और इस प्यूबिक बोन के आसपास देखा जाए तो एक मसल से बना हुआ खोखला स्ट्रक्चर होता है, उसे का पार्ट है। Most of the excretory compound in humans and eliminated through। हमारे शरीर के अंदर आखिर कुछ उत्सर्जी पदार्थ हुआ करते हैं, उनको बनाया भी जाता है और शरीर से बाहर भी निकाला जाता है। तो मनुष्य में अधिकांश उत्सर्जी युगों का संश्लेषण करता है और उसके माध्यम से उत्सर्जित करता है, वो आखिर कौन सा है। तो देखो यहाँ पर अधिकांश उत्सर्जी युगों का निर्माण भी करता है तो किडनी है, और यूरिन के जरिए, मूत्र के जरिए आपकी बॉडी से बाहर निकालती है। अब हम बात करें कि लीवर, लीवर से बाइल जूस बनता है, और बाइल जूस हुआ करता है एक मात्र ऐसा जूस है जिसके अंदर किसी तरह के पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और पित्त से और बाइल जूस के द्वारा जो डाइजेशन होता है वो होता है फैट, यानी वसा का डाइजेशन होता है। ये फैट के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। इसी इसी प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण होता है। एकमात्र ऐसा रस जो कि बिना किसी एंजाइम के पाचन करता है, डाइजेशन करता है, वो बाइल जूस हो जाता है। अब यहाँ पर पित्त रस निकलता कहाँ से है, तो आंसर आता है यकृत। उसके बाद है इनमें से आखिर मूत्र से पानी और सोडियम क्लोराइड की पुनः प्राप्ति। मतलब है कि यूरिन के अंदर पानी जाता है और पानी में डिजोल्व होता है सोडियम क्लोराइड, जो आपके ब्लड में से फिल्टर हो गया है, वो वापस ब्लड में ले जाता है आखिर किसके द्वारा, बोमन कैप्सूल के द्वारा, यूरेटर के द्वारा, लूप ऑफ हेनले। तो आंसर इसका होता है लूप ऑफ हेनले। मैं हल्का सा आपको बता दूं कि किडनी के अंदर मिलियंस में, लाखों में कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, यानी फिल्टर करने वाली यूनिट है जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। मैं हल्का सा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर एक बाउल जैसी स्ट्रक्चर हुआ करती है और इस स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल कहते हैं। अब ये बोमन कैप्सूल है, कुछ यहाँ पर इस तरह से फोल्ड हो जाता है, होने के बाद में यहाँ पर यू जैसी आकृति बना लेता है। इस यू जैसी आकृति का नाम लूप ऑफ हेनले हुआ करता है, और यहाँ पर फिर फोल्ड हो जाता है। इसको कहते हैं डीसीटी, इसको कहते हैं पीसीटी, इसको कहते हैं बोमन कैप्सूल, BOWMAN, बोमन कैप्सूल। और उसके बाद अगर देखा जाए बोमन कैप्सूल के बाद में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोमन कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का और रक्त वाहिकाओं का जाल होता है।
और ये जो रक्त वाहिका हुआ करती है यहाँ पर जाल बनाते हुए ऐसे निकल जाती है। और ये जो जाल हुआ करता है ये वाला, उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये पीसीबी है, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, हेनले का लूप कह सकते हैं आप कहना चाहें हेनले का लूप। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट डीसीपी है, बोमन कैप्सूल कटोरे जैसी संरचना। ये पूरे की पूरी संरचना किसकी है? किडनी की फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट, क्रियात्मक और बेसिक जो इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिए। नेफ्रॉन के अंदर जो बाउल जैसी स्ट्रक्चर होती है बोमन कैप्सूल है, और इस बाउल जैसी स्ट्रक्चर के अंदर जो जाल जैसा बन गया है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद में बहुत सारा यूरिन है बन के यहाँ पर आता है। तो पहला होता है पीसीपी, इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। आप याद करेंगे तो समीपस्थ किसके समीप है? ये बोमन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो इससे दूर हुआ करती है वो नली जैसी दिखती है वो ये है, जिसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ है, ये समीपस्थ है। और यहाँ पर जाकर अपने यूरिन को इस नलिका संग्राहक नली, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, संग्राहक नली के अंदर ये जाकर उसको खोल देते। तो यहाँ पर यूरिन बनता है, पीसीपी में जाएगा, हेनले के लूप में जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर डीसीपी में जाएगा, और डीसीपी से आकर ये संग्राहक नली में इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हेनले के लूप से बहुत सारे पदार्थ हुआ करते हैं, पानी होता है, वो अक्सर है रक्त में वापस चला जाता है। अगला देखिए, किडनी टिश्यू दैट आर शेप्ड लाइक कोन्स। किडनी के अंदर आकर कौन से टिश्यू हैं, कौन से ऐसे ऊतक हैं जो शंकु के आकार के हुआ करते हैं? तो देखो शंकु के आकार की जो संरचना किडनी के अंदर हुआ करती है उसको आप देखेंगे तो पिरामिड होगी, रीनल पिरामिड, रीनल मतलब किडनी होता है, पिरामिड शंकु के जैसे होते हैं। रीनल कैलकुली का मतलब होता है किडनी में पथरी बन जाती है, गांव के व्यक्ति कहते हैं कि किडनी के अंदर पथरी बन गई। पथरी बन गई है, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि आप जो अक्सर फल खाते हैं उसमें कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हुआ करते हैं, सब्जियां हुआ करती है, जैसे टमाटर। टमाटर के अंदर है एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। और ये ऑक्जेलिक अम्ल और ऑक्जेलिक एसिड आपके शरीर में कैल्शियम से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद में पथरी बनाता है। और ये पथरी है क्या? ये पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम के साथ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उस कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाता है, जो घुलता नहीं है। और जो घुलेगा नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घुलेगा नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धीमे धीमे जमा होगा और इसका आकार बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो किडनी पेशेंट हुआ करते हैं जिनकी पथरी बन चुकी है उनको टमाटर नहीं खाना चाहिए। उसके बाद भूमन कैप्सूल में मौजूद कोशिकाएं जो ग्लोमेरुलस, मैं बताया था ग्लोमेरुलस जो रक्त वाहिकाएं बाहर से आई थी और भूमन कैप्सूल के अंदर इस तरह से फोल्ड हुई थी, उसी का नाम ग्लोमेरुलस था। कि कोशिकाओं के चारों ओर लिपटी होती, ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं के चारों ओर जो लिपटी हुआ करती हैं उनका नाम है पोडोसाइट, याद रखिए। पादक कोशिकाएं, पादप नहीं, पादक कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती है। नेक्स्ट है एक ऐसी स्थिति जो मूत्र में लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति से चिन्हित हुआ करती है। यूरिन के अंदर ब्लड की उपस्थित होना या आरबीसी लाल रक्त कणिका का उपस्थित होना क्या कहलाता है? तो ब्लड के अंदर लिखा हुआ है, मूत्र में सॉरी, यूरिन में लाल रक्त कोशिकाओं कोशिकाओं की उपस्थिति, तो यूरिन में जब उपस्थित होगी तो उसका नाम होता है हीमेचूरिया। हीम का मतलब होता है ब्लड, और यूरिया, तो इसका मतलब यूरिन में ब्लड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर क्या होगा? आपका आंसर है हीमेचूरिया। और उसके बाद नेक्स्ट है एक पीले रंग का द्रव जो यकृत में मृत रक्त कोशिकाओं के प्रसंस्करण के बाद बनता है, मूत्र के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए हम आपको आज बता दें कि आप जिसकी बात करते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिका, और लाल रक्त कणिकाएं हुआ करती हैं, इनको आरबीसी कहते हैं। जब ये इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन हुआ करता है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं,
टूटने के बाद में ये बना लेता है हीम और साथ में बनाता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन है, इसका उपयोग आपके शरीर के अंदर कर लिया जाता है। लेकिन जो हीम हुआ करता है, हीम ये टूटता है। टूटने के बाद में दो पिगमेंट बनाता है, दो वर्ण जो बाइल्यूस में होते हैं पित्तरस में, एक बिलिरुबिन और दूसरा नाम बिलिबर्डिन। उसी तरह टूटने के इसी क्रम में कुछ यूरोक्रोम बना करते हैं जो आपके यूरिन को पीला रंग देते हैं। तो यूरोक्रोम इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूत्र प्रणाली का कार्य नहीं, यूरिनरी सिस्टम का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है? तो आप देखिए, यूरिनरी सिस्टम का एक फंक्शन ये तो हो गया, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन भी करता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता, पाचक एंजाइम ये कभी नहीं बनाता। बाकी ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो आपकी कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुआ करती हैं, जो प्रोसेस चलती हैं, उनमें से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालता है। ये तो सही है। तो यहाँ पर आप देखें तो तीन, ए बी और डी, तीन देखा जाए तो ये सब तीनों के तीनों यूरिनरी सिस्टम के काम है। कौन सा नहीं है? तो आंसर उसका होगा सी, आंसर उसका सी होगा। आप देखेंगे आंसर इसका सी। मनुष्य में मूत्र की सामान्य पीएच सीमा, पीएच लिमिट क्या है? मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो लगभग 7 और उससे कम हुआ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी नेचर की बात करें तो एसिडिक होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है पोमन कैप्सूल में, उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम दे रहे हैं? फिल्ट्रेशन बात नॉर्मल होती है, लेकिन जब हम बात करें कि एक फिल्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक लेयर लगी हुई है। इसीलिए ब्लड का फिल्ट्रेशन बहुत ही तसल्ली से होता है। और फिल्टर होने के बाद में वहां पर देखा जाए तो पूछा गया है किसके अंदर होता है, तो आपको पता है कि फिल्ट्रेशन होता है बोमन कैप्सूल के अंदर, जो कप जैसी स्ट्रक्चर थी, बाउल जैसी स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर होता है। उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मूत्र मार्ग का क्या कार्य होता है? ब्लड को फिल्टर करना होता है, यूरिन को स्टोर करना होता है, या यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना होता है ब्लैडर से आउटसाइड की तरफ? तो यही आंसर है, मूत्र मार्ग नाम। और रास्ते एक जगह से पदार्थ को, मटेरियल को, लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो यही इसका काम है। नेफ्रोमन डिजीज जो प्रतिधारा गुणक प्रणाली यानी काउंटर करंट मल्टीपायर सिस्टम हुआ करता है, अगर इसका मेन फंक्शन, मुख्य रूप काम क्या है? तो देखो यहाँ पर आखिर है क्या, काउंटर करंट प्रोसेस की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो लूप ऑफ हेनले हुआ करता है, उस लूप ऑफ हेनले में कुछ यू जैसी संरचना थी, यू जैसी। इस यू जैसी संरचना में यूरिन तो नीचे की तरफ आता है और नीचे से ऊपर जाता है इसमें। अब इसके चारों तरफ कुछ रक्त वाहिकाएं हुआ करती है, कुछ रक्त वाहिकाएं इसके चारों तरफ होती है, वो भी ऐसी घूमती है। अब उनमें देखा जाए तो इसमें रक्त जाता है, तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ जा रहा है इसमें जाता है यूरिन और इसमें जाता है ब्लड। तो आप देखिए रक्त जाएगा, रक्त, यूरिन जब इसमें जा रहा होगा नीचे की तरफ तो रक्त इसमें जाता है ऊपर की तरफ, और इसमें यूरिन जा रहा है ऊपर की तरफ तो रक्त जा रहा है इसमें नीचे की तरफ। तो इसका मतलब घूमने का तरीका देखिए कैसे, काउंटर करंट, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, सटे हुए हैं। तो काउंटर करंट बनता है, कैसे बनेगा? यूरिन यानी मूत्र जाता है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे घूमे इस शाखा में ऊपर से नीचे और इधर नीचे से ऊपर, और इधर जो चारों तरफ धमनियां जो सराय लगी हुई है उनमें ब्लड कैसे घूमेगा? यूरिन जा रहा है ऊपर से नीचे, इसमें जा रहा है ब्लड नीचे से ऊपर। यहाँ पर यूरिन जा रहा है नीचे से इधर, ऊपर से नीचे, इधर नीचे से ऊपर, तो यहाँ जाएगा ऊपर से नीचे। इसको कहते हैं काउंटर करंट। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट देखिए क्या है, इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट होता है टू क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर यूरिन कंसंट्रेशन। या फिर यूरिन कितना डाइल्यूट होगा, कितना कंसंट्रेट होगा, इससे पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट, हार्ट के द्वारा आखिर कौन सा हार्मोन बनाया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है? तो देखो हार्ट के द्वारा जो बनाया जाता है वो ये
एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड या फिर एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे हार्ट के एट्रियम वाले पोर्शन से निकलता है और निकलने के बाद में सबसे बड़ी खासियत होती है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, कीटोन बॉडीज, यदि कीटोन जैसे पदार्थ आपके यूरिन में उपस्थित हुए तो आखिर कौन सी बीमारी का संकेत है? मैं आपको बता दूं कि यदि ग्लूकोज या फिर कीटोन बॉडीज यदि आपके यूरिन में है तो समझ जाइए डायबिटीज है। कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज मेलिटस, जिसे आप जानते हैं मधुमेह के नाम से। डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, मैंने आपको बताया था डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी हुआ करती है, वो एडीएच की कमी से होती है, एडीएच की कमी से। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एडीएच की कमी, जिसका पूरा नाम था एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम था वैसोप्रेशन। ये रिलीज होता था कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, सॉरी हाइपोथैलेमस से बनता था और रिलीज होने के लिए स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद जब रिलीज होता है तो रिलीज कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक बीमारी का नाम आया लीवर सिरोसिस। यहाँ पर आप देखें लीवर सिरोसिस एल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखी जाती है। जो एल्कोहल एडिक्ट हुआ करते हैं, जो दारू ज्यादा पिया करते हैं, उनके लीवर के डैमेज होने के चांस सबसे ज्यादा है, और ये खतरनाक बीमारी एल्कोहलिक पर्सन से संबंधित है। एल्कोहल, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यूरेमिया क्या है? यूरेमिया, इमिया मतलब होता है ब्लड। ब्लड के अंदर यूरिन, दैट मीन्स यूरिया का उपस्थित होना, तो एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, रक्त में यूरिया का संचय होना ही यूरेमिया कहलाता है। रक्त में यूरिया का संचय। हीमोडायलिसिस क्या है? मैं आपको बता दूं कि हीमोडायलिसिस, ही मतलब ब्लड डायलिसिस एक नॉर्मल प्रोसेस। हीमोडायलिसिस की हम बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन पर्सन की किडनी फेल हो जाती, उन किडनी फेलोर पर्सन को आर्टिफिशियल किडनी पर रखा जाता है। तो आर्टिफिशियल ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी करेंगे अंदर फिट करते हो, एक सिस्टम होता है जो आपकी ब्लड, यहाँ से ब्लड को यहाँ से आपकी बॉडी से निकालते हैं, निकालने के बाद उस सिस्टम से पास करते हैं, पूरा का पूरा ब्लड फिल्टर होता है, और उसके बाद उसमें ढेर सारे यूजुअल मटेरियल अंदर आ जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल जैसे किडनी बाहर निकालती थी वैसे ये भी निकालती है। इसीलिए किडनी जैसा काम करती है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानी जाती है। प्रोसेस का नाम हीमोडायलिसिस है। काम क्या हुआ करता है? रिमूवल ऑफ यूरिया इन द ब्लड बाय द आर्टिफिशियल मीन्स। बी आंसर है। डायलिसिस जो फ्लूइड हुआ करता है, सब कुछ है उसमें, आखिर क्या नहीं है? एक्सेप्ट वन, क्या नहीं है? तो याद रखिए उसमें वो मटेरियल सबसे ज्यादा होता है जो आपको ब्लड में भेजना है। आपके ब्लड में चला गया तो आपकी बॉडी में चला गया, जैसे अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज हुआ करती हैं, और लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? यूरिया नहीं होना चाहिए। देखो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल मतलब होता है यूरिया, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेलोफेन झिल्ली हुआ करती है तो छिद्रपूर्ण है, आखिर इसका महत्व क्या है? याद रखिए सेलोफेन जो मेम्ब्रेन हुआ करती है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सबसे बेहतरीन उदाहरण, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से हर कोई पार्टिकल पास नहीं हो सकता, एक निश्चित दायरे वाला पार्टिकल ही पास होता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ पानी को, पानी जैसे लिक्विड को ही जाने की अनुमति देती है, वही कहलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और अर्ध पारगम्य झिल्ली उनमें से सबसे पॉपुलर है सेलोफेन, जिसका यूज आर्टिफिशियल किडनी में हीमोडायलिसिस के दौरान किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अणुओं की गति की अनुमति नहीं देती है, पानी की आवाजाही की अनुमति नहीं देती है, अणुओं की उनकी सांद्रता प्रवणता के आधार पर अनुमति देती है, जल को अणुओं को ही अनुमति देती है। उत्तर इसका डी। गुर्दे के ग्लोमेरुलस की सूजन को आखिर क्या कहा जाता है? याद रखिए ग्लोमेरुलस की जो सूजन हुआ करती है उसमें ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में सूजन होती है उसको आइटिस कहते हैं। जैसे नेफ्रॉन की सूजन को नेफ्राइटिस, और सिस्ट हुआ करती है उसकी सूजन को सिस्टाइटिस। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस की सूजन को आखिर क्या कहें? ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कहते हैं। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति को आखिर क्या शब्द दिया जाता है?
इसका मतलब यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिन के अंदर आरबीसी यानी ब्लड आ गया है, तो इसको कहेंगे आप, यूरिन के अंदर ब्लड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हीमोचूरिया कहते हैं, हीमोचूरिया। कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है, कीटोनूरिया, मतलब कीटोनूरिया का मतलब यूरिन में कीटोन, यूरिन में, मूत्र में कीटोन का उपस्थित होना। ग्लाइकोसूरिया यानी पेशाब में शर्करा दिया हुआ है। रीनल कैलकुली गुर्दे की पथरी। पॉलीफेजिया इसका मतलब है कि सेल है लगातार है, ये तो खत्म होती जा रही है, उसको कहते हैं। आखिर कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मधुमेह का लक्षण ये नहीं है, गुर्दे में पथरी नहीं बनती। कौन सा खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं होता, तो यहाँ पर आप देखिए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये तो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये भी होता है, यूरिक एसिड और यूरिया। तो यहाँ पर वास्तव में बात करें तो यूरिया नहीं होता है, बाकी तीनों इसके अंदर होते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति में से कौन से लक्षण दिखाई देंगे, क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो यहाँ पर मधुमेह के व्यक्ति उसकी पेशाब में क्या देखेगी आपको, शर्करा, इसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, यूरिन के अंदर ग्लूकोज। एनूरिया का मतलब होता है कि यूरिन का न के बराबर बनना, यह बनता नहीं है, उसको एनूरिया कहते हैं। एक दिन में मनुष्य सर्वात्मक मूत्र का औसत मात्रा आखिर कितनी होती है, तो वो होती है 1.8 लीटर के आसपास। हीम के टूटने से प्राप्त गुर्दों द्वारा उत्सर्जित पीला बढ़त क्या कहलाता है, तो हीम जब टूटता है और यूरिन से जब पास होता है तो उस यूरिन को येलो कलर देता है, और उस येलो कलर माइलेज मटेरियल को यूरोक्रोम कहते हैं। मेलेनिन क्या है, आंख की स्किन में, त्वचा में उपस्थित एक ऐसा पिगमेंट और वर्णक होता है जो आपकी त्वचा को हल्का सा काला रंग देता है। आप जब धूप में जाते हैं तो काले पड़ जाते हैं, वापस आते हैं कुछ समय बाद आप वैसे वैसे फिर हो जाते हैं। ये आपके स्किन कैंसर से बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में के अंदर स्किन कैंसर के चांस भारतीयों में कम, लेकिन इंग्लिश मैन और इंग्लैंड वाले पर्सन में ज्यादा। कारण कि उनकी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट कम होता है और हमारी स्किन में मेलेनिन पिगमेंट अधिक होता है। नेक्स्ट है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डिस्टल पार्ट ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स इज कंट्रोल्ड बाय, यानी आपकी गुर्दे की नलिका जो दूरस्थ हुआ करती है, जिसको मैंने डीसीटी कहा था, डिस्टल कॉम्यूटेड ट्यूबुल कहा था, उसके अंदर पुनः अवशोषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, मैंने आपको बताया था वहां पर काम करता है वैसोप्रेसिन, और जिसका दूसरा नाम एडीएच, ये काम करता है। A person who is on a long hunger strike is surviving only on water will have, जो व्यक्ति लंबे समय से भूख हड़ताल पर है, केवल पानी पीकर जीवित रह पा रहा है, तो उसे आखिर उसके मूत्र में अधिक सोडियम होगा, उसके मूत्र में कम अमीनो अम्ल होंगे, उसके रक्त में अधिक ग्लूकोज है, उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा कम होगी। याद रखिए भूखा है, सरवाइव करने के लिए आखिर पानी का यूज कर रहा है, तो बार बार उसके मूत्र में आखिर क्या कम और क्या ज्यादा होगा, याद रखिए। तो यहाँ पर भूखा है तो इसका मतलब उसके रक्त में ग्लूकोज होगा नहीं, तो उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा कम है, ये नहीं कह सकते उसके मूत्र में कम अमीनो अम्ल है, आप ये कह सकते हैं उसके मूत्र के अंदर अमीनो अम्ल कम हो सकते हैं। ग्लूकोज मुख्यतः पुनः अवशोषित होता है कहाँ से, ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है सबसे बढ़िया पीसीटी से, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब है समीपस्थ कुंडलित नलिका, और जहाँ डीसीटी लिखा हुआ है उसमें प्रॉक्सिमल की जगह क्या लिख देते हैं, डिस्टल मतलब दूरस्थ, बाकी वही है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लिखा है एबिलिटी ऑफ द वर्टिब्रेट्स टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेटेड हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द, लिखा हुआ है कि जितने भी कशेरुकी होते हैं वर्टिब्रेट वाले हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे ह्यूमन की बात करें, तो वहां लिखा है मूत्र उत्पन्न करने की क्षमता आमतौर पर आखिर किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर निर्भर किस पर करेगी, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेल,
लूप ऑफ एलए की लंबाई आखिर जिनकी लंबाई ज्यादा हुआ करती है वहां पर पानी यूरिन से निकलकर ब्लड में चला जाता है और आपका यूरिन है वो डाइल्यूट न होकर कंसेंट्रेट होकर आता है, सांद्र आता है। इसीलिए बार बार कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर यदि पानी की कमी है तो उस यूरिन में से पानी को खींचा जाता है, तो लूप ऑफ हेल्ले से खींचते हैं और खींचने के बाद रक्त में छोड़ देते हैं। इसी का मतलब भी है। उसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रोटीन लेता है तो उसके द्वारा अधिक मात्रा में कोशित होने की संभावना इनमें से क्या है? प्रोटीन अधिक मात्रा में लेता है तो ग्लूकोज होगा नहीं। यूरिया और यूरिक एसिड बनने की संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि प्रोटीन बनी होती है और अमीनो अम्ल में नाइट्रेट होती है, इसलिए नाइट्रोजनीकृत नाइट्रोजीनस जीनस वेस्ट मटेरियल है वो केवल यूरिया और यूरिक एसिड है, इसीलिए आंसर है इसका बी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर ऑफ द गिवन सीक्रेशन एंड इट्स प्राइमरी रोल इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसमें से करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है कौन सा है? सलावा का टेस्टिंग ऑफ फूड, लार भोजन का स्वाद लेना, टीयर्स है उसमें साल्ट का होना, और उसके साथ लिखा हुआ है स्वेट है उसमें लिखा है थर्मो रेगुलेशन तापमान का नियंत्रण, दूसरा युग्म शरीर की क्रिया विज्ञान में पाठ्य मुद्दा से सही मिलान है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सलाइवा टेस्टिंग ऑफ फूड, लार भोजन का स्वाद लेना, टीयर्स में साल्ट का एक्सक्रीशन, स्वेट में थर्मो रेगुलेशन। आप यहाँ देखिए आंसर है सी। मूत्र निष्कासन की प्रक्रिया को आखिर क्या कहते हैं? शरीर से यूरिन का बढ़ाना क्या कहलाता है? इसका नाम होता है filtration। मन क्या करना? तीसरा तीसरा से बना हुआ है, तीसरा मटेरियल जिसका पाचन नहीं हुआ उसका आपके शरीर से बाहर आना, तो वो कहलाता है मल त्याग, दैट मीन्स डेफिकेशन। पॉलीयूरिया का मतलब है कि बहुत कई बार यूरिन के लिए जाना, कई बार आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं उसको पॉलीयूरिया होता है कि आपके यूरिन के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, उसको डायूरेसिस कहते हैं। चाय पीने के बाद बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि उनमें डायूरेटिक इफेक्ट आता है, वो चाय पीने के बाद में बार बार टॉयलेट के लिए जाते हैं, उसको डायूरेसिस कहते हैं। यहाँ पर आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एडीएच रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित होने से रोकता है। एल्डोस्टेरोन जल का पुनः अवशोषण सुगम बनाता है। ईएनएफ सोडियम पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। रेनिन वैसोडाइलेशन करता है। ए, डी और डी तीनों सही है, कौन सा सही नहीं है तो ये ईएनएफ के लिए बात गलत दी गई है। एल्डोस्टेरोन वास्तव में पानी पानी के साथ उसमें घुली हुई लवणों का आदान प्रदान करने में सहायता करता है। एडीएच जिससे ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। रेनिन भी वैसोडाइलेशन होता है, मतलब रक्त प्रवाह को फैला देता है जिससे बीपी है वो कंट्रोल में आ जाता है। निम्नलिखित पदार्थ जंतु में उत्सर्जित उत्पाद है इनमें सबसे कम विषैला रूप चुनिए कौन सा है? मैं आपको बता दूं कि अमोनिया की बात करें, क्रम देखिए आप क्या अमोनिया सबसे ज्यादा विषैली अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा विषैला है वो अमोनिया है, सबसे ज्यादा। उसके बाद विषैलेपन में देखा जाए तो यूरिया यूरिया है। और उसके बाद देखा जाए तो सबसे कम विषैला है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। तो देखो अमोनिया में विषाक्तता ज्यादा है, यूरिया में कम है, और सबसे कम किसमें? यूरिक एसिड में। अब कंसेप्ट देखिए, जो पानी में रहा करते हैं जलीय जीव वो अक्सर अमोनिया रिलीज करते हैं, जो जमीन पर रहा करते हैं वो अक्सर यूरिया रिलीज करते हैं, और जिनमें पानी की विशेष कमी हुआ करती है वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों पानी में डिजोल्व होकर ही बाहर आते हैं। अब अमोनिया विषैला ज्यादा है, इसको निकालने के लिए पानी ज्यादा लगेगा, तो आखिर कौन से जीव निकालेंगे? जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव। यूरिया कौन निकालेंगे? जो जिन पर अक्सर पानी की पर्याप्त मात्रा है, न ज्यादा है न कम है, वो उनकी निकालने का तरीका यूरिया होगा। और यूरिक एसिड कौन निकालेंगे? यूरिक एसिड भी निकालते हैं जिनमें वास्तव में देखा जाए तो पानी की बहुत अधिक कमी है,
इसीलिए जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है उसमें सबसे कम विषैला पदार्थ यूरिक एसिड है, व्यर्थ पदार्थ के रूप में निकलता है। इसीलिए सबसे कम विषैला कौन सा है? यूरिक एसिड। ब्लड का फिल्ट्रेशन आखिर कहाँ पर होता है? तो आपको पता है फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? मालपीन बॉडी में। मैं आपको बता दूं मालपीन बॉडी का मतलब क्या है कि बोमन कैप्सूल आपका, और बोमन कैप्सूल के साथ साथ उसमें रक्त वाहिकाएं जो होती हैं, ब्लड वेसल, जिन्हें आप ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, है ना? दोनों को मिलाकर बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर मालपीन बॉडी या मालपीन निकाय कहते हैं। निम्न में से कौन सा हमारे शरीर से फेफड़ों द्वारा निकाला जाता है? आपको पता है शरीर से फेफड़ों द्वारा CO2 गैस और साथ में कुछ वेपर्स आती है H2O। डायलिसिस यूनिट यानी कृत्रिम किडनी में एक तरल पदार्थ होता है जो लगभग प्लाज्मा के समान होता है, सिवाय इसके कि इसमें क्या नहीं होता, मैंने भी बताया था, इसमें मुख्य रूप से क्या नहीं होता, इसमें हायर अमाउंट यूरिया की नहीं होती। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक गुड बाय, टेक केयर।